स्टार्ट हो गया ना रिकॉर्डिंग? हाँ। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे डिमांड से। डिमांड में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले डिमांड, कोई भी चीज़ का डिमांड होने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? डिज़ायर, दूसरा एबिलिटी टू बाय एंड तीसरा विलिंगनेस टू बाय और पे। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन मीट होता है तो उसको एक और नाम से बोलते हैं, वो होता है इफेक्टिव डिमांड। और एबिलिटी टू बाय को एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। ठीक है, और उसके आगे हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट 2 में क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड हमेशा क्या चीज़ पे एक्सप्रेस होता है? गिवन प्राइस पे। क्वांटिटी डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। और क्वांटिटी डिमांड एक कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट है? तो ये पीरियड ऑफ टाइम में होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम में? पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, और इसके आगे फिर हम लोग जैसे पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले पढ़े थे उसमें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसमें क्या पढ़े थे कि डिमांड को किस तरह से कोई भी चीज़ का डिमांड इम्पैक्ट होता है। उसमें सबसे पहला क्या चीज़ था? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कि कोई भी चीज़ का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसका डिमांड में क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर बढ़ता है या घटता है तो उसका डिमांड में क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उसका डिमांड घट जाता है, और अगर कोई चीज़ का डिमांड, कोई चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड घट जाता है, और कोई चीज़ का प्राइस घट जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। उसके आगे हम लोग पढ़े थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और कमोडिटी। उसमें दो चीज़ पढ़े थे, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो विच कैन बी यूज टुगेदर, जो एक साथ यूज़ होता है। एक साथ क्या? कार और पेट्रोल, पेन और इंक। और इसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसमें, क्योंकि अगर कार का दाम बढ़ रहा है तो लोग पेट्रोल, क्योंकि कार का कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो फिर कार का कंजम्पशन कम होगा तो उसकी वजह से क्या चीज़ में इम्पैक्ट होगा? उसके पेट्रोल पे, पेट्रोल के डिमांड पे। तो उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। यही सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? जो एक दूसरे के बदले में यूज़ हो। तो ऐसा क्या है? पेन, पेंसिल, चाय और कॉफ़ी, है ना? तो ये दोनों एक दूसरे के बदले में यूज़ होता है। मतलब कि अगर चाय का दाम बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या चीज़ का डिमांड में इम्पैक्ट होगा? कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें सबसे पहले कि फर्स्ट कंडीशन में क्या देखें? प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, और दूसरे में क्या देखे थे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे क्या देखे थे कि कोई चीज़ का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसी के डिमांड में इम्पैक्ट आएगा। आएगा कि नहीं? मान लो ये पेन है, अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो क्या चीज़ के डिमांड में इम्पैक्ट आया? पेन के ही डिमांड में इम्पैक्ट आया। ठीक है, बट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या देखे थे? अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा या घट रहा है तो उसके रिलेटेड गुड्स के डिमांड में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, मतलब कि क्या था? अगर पेन का दाम बढ़ रहा है तो इसके साथ इसका रिलेटेड गुड क्या है? इंक। पेन और इंक, या पेन और पेंसिल। तुम दोनों तरह से देख सकते हो, या तो सब्सटीट्यूट गुड्स में या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री में देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? पेन और इंक। अगर पेन का दाम बढ़ रहा है तो क्या चीज़ के डिमांड में इम्पैक्ट आएगा? इंक के डिमांड में। इंक का डिमांड घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? घट जाएगा या बढ़ जाएगा, है ना? पेन का डिमांड, अगर पेन का प्राइस अगर बढ़ता है तो इंक का डिमांड घट जाएगा, और पेन का प्राइस अगर घट जाता है तो इंक का डिमांड। तो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स के डिमांड में इम्पैक्ट आया, और पहले में क्या था? उसी के डिमांड में इम्पैक्ट आया जो गुड्स था। ठीक है ना? तो दोनों में डिफरेंस समझ गए क्या है? चलो, अब आगे हम लोग का देखे थे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम क्या था? इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स। टैक्स देने के बाद इनकम माइनस टैक्स। इसमें हम लोग पढ़े थे चार तरह का गुड्स: नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, तीन नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, और एगो लग्जरियस गुड्स जिसको प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स में क्या था? इसका एग्जांपल क्या क्या था? हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, फ़ोन आ गया आपका, और सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी आता है इसमें। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल लिख लेना, आप लोग के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर हम लोग का इनकम बढ़ रहा है तो इसका डिमांड भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स इसमें क्या है? जैसे जैसे इसमें इनकम बढ़ता है वैसे वैसे इसका डिमांड बढ़ता है, इवेंचुअली बढ़ता है। शुरू में तो बढ़ता है फिर घट जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। अगला देखे थे इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या था? जैसे जैसे हम लोग का इनकम बढ़ता है डिमांड इसका
बढ़ता है बट इनकम के प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप आया था? डायरेक्ट रिलेशनशिप आया था ना, इनकम बढ़ा डिमांड भी तो इसका बढ़ा, भले ही प्रपोर्शन कम था। मतलब अगर मेरा 100 रुपये का इनकम बढ़ा तो हम स्पेंड कितना बढ़ा है? सिर्फ 10 रुपये का, क्योंकि हम लोग का फ्यूल है, फ्यूल क्या हम लोग का इनकम अगर बढ़ जाता है तो क्या डबल कंजम्पशन करने लगेंगे? नहीं ना। एलपीजी गैस है, क्या हम लोग गैस ज़्यादा चलाने लगेंगे, हम लोग का इनकम डबल हो जाएगा? तो नहीं ना। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल था इसमें? नेसेसरी क्लॉथिंग्स, जो बेसिक क्लॉथिंग है क्या उसको हम लोग डबल खरीदने लगेंगे? नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अगला लास्ट क्या था? लग्जरी गुड्स, जिसको प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं। इसमें क्या था? डिमांड फॉर दोज गुड्स अराइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम एंड कीप राइजिंग एज द इनकम इंक्रीजेज। ये कब होता है? जब हम लोग का एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के पार जाता है, मतलब कि 20 से 30 हज़ार हो जाएगा तो हम लोग का डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 से 30 हज़ार हो जाएगा तो हम लोग क्या गाड़ी खरीद लेंगे? क्या नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन यही 20 से 80 हज़ार या लाख रुपया हो गया तो हम लोग क्या सोचेंगे? जब हम लोग का एक लेवल ऑफ इनकम पार हुआ उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि भाई हाँ अब मेरा इनकम बढ़ गया है तो अब हम लोग जाते हैं एक गाड़ी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो जब तक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पास नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पे मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। ठीक है, देखो बहुत सा ऐसा चीज़ होता है ना हम लोग का, जैसे कि आप लोग देखते होंगे बहुत सा चीज़ जो फैशन में या ट्रेंड में वो सब हम लोग जल्दी खरीदना चाहते हैं। मतलब कपड़ा खरीदने जाते हो तो क्या आपका पुराना कपड़ा सारा एकदम बेकार हो जाता है? नहीं होता है ना। हम लोग नया कपड़ा भी खरीद के ले आते हैं और बोलते हैं पुराना कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग को मन नहीं करता। अब हम लोग जो ट्रेंड में है वो खरीद पहनना चाहते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है? गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड हाइयर डिमांड देन गुड्स विच आर ओल्ड डिज़ाइन और आउट ऑफ फैशन। मतलब कि जो गुड्स अभी फैशन में उसका ज़्यादा डिमांड रहता है, ना कि वो गुड्स जिसका जो पुराना हो चुका है। अभी हम लोग देखे हैं कि फटा हुआ जींस, लोग पास पूरा पैसा लेकिन फटा हुआ जींस लेके आए थे, क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड में, फैशन में। ठीक है, और पहले एक आता था बेल बटन करके जींस आता था, बेल बॉटम, हाँ बेल बॉटम करके कुछ ऐसा टाइप का जींस आता था, समथिंग लाइक, ज़्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, कुछ ऐसा कुछ आता था जींस। वो क्या है? आउट ऑफ ट्रेंड जा चुका है। ठीक है, तो ये लोग क्या वो यूज़ करने लायक नहीं था? यूज़ करने लायक तो था ना, बट स्टिल लोगों ने क्या डिसाइड किया? हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल, स्मार्ट वॉच। लोग पास पुराना वॉच भी होगा लेकिन लोग स्टिल स्मार्ट वॉच में मूव कर चुके हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड में है, कि लोग बोलते हैं कि भाई अब ये ट्रेंड में हम ये पहनेंगे। क्या आप लोगों का पुराना वॉच खराब हो गया? नहीं हुआ, वो भी है, लेकिन हम लोग ट्रेंड को देखते हुए अपने आप को चेंज कर लिए। तो ये क्या है? हम लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। लेकिन ये सब चीज़ वर्क करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, क्या? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सिट्रस पैरेबस। ठीक है, देखो अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ना कुछ इफेक्ट्स है, उस इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब कि देखा देखी करना। ठीक है देखा देखी करने का क्या मतलब है? मतलब कि मेरे पड़ोस वाले ने भाई गाड़ी लिया तो हम लोग भी देखा देखी गाड़ी ले लेंगे। होता है ना भाई कि पड़ोस वाले के पास ये आ गया तो हम लोग भी करते हैं, हम क्यों पीछे रहे? नहीं रहता है, हम क्यों पीछे रहे? लेकिन पता है ये स्ट्रैटेजी आप लोग के मार्केट में बहुत यूज़ होता है। आप लोग रेड बुल के बारे में सुने हो? रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पता है उन्होंने कैसे अपने मार्केट में एडवर्टीजमेंट बनाया था? उन्होंने जब मार्केट में नए नए आए थे ना तो उन्होंने क्या किया कि हर एक रेस्टोरेंट में एक खाली डब्बा या भर्ती डब्बा अपना कैन का रख दिया। मतलब टेबल रहता है ना, खाली टेबल में भी वो रखा रहता, डस्टबिन में भी सिर्फ रेड बुल का डब्बा पड़ा रहता। तो लोग को लगा ना देख के, आप लोग कहीं रेस्टोरेंट जाओगे आपको रेड बुल का डब्बा हर जगह दिखेगा, तो आपको क्या लगेगा कि लोग आजकल रेड बुल पी रहे हैं। तो आपको क्या मन करेगा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी देखा देखी ट्राई करता हूँ। मन करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली आप हर सब जगह देखोगे, जहाँ जाओगे तो मन करेगा। तो रेड बुल वालों ने कुछ ऐसा ही किया कि हर जगह अपना डब्बा फैला दिया। भाई अगर खाली नहीं किए तो हर जगह रखा रहता डेस्क पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ? लोगों ने देखा देखी किया कि भाई वो यूज़ कर रहा है तो हो सकता है अच्छा होगा, हम भी यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ? उसका मार्केटिंग हुआ और उसका सेल बढ़ गया। तो ये एक बैंड वैगन इफेक्ट या डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, देखो इसमें क्या, इट रिफर टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम, और पीपल बाय और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी दैट अदर पीपल आर ऑल्सो एबल टू हैव देम। मतलब कि लोग देख रहे हैं कि दूसरे लोग ले पा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी जाके लूँगा। समझ गया बैंड वैगन इफेक्ट या डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? रेड बुल का एग्जांपल। एक और एग्जांपल दूँ, आप लोगों को फिटजेट स्पिनर याद है? क्या आप लोग सबको किसी को भी पता था इनिशियली कि क्या यूज़ है उसका? सबको नहीं भी पता होगा तो आपने देखा होगा कि सबको एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं। शुरू में अगर 10 में 2 लोगों के पास था तो लास्ट में 10 में से 6 लोग यूज़ कर रहे होंगे। जैसे जैसे टाइम पास होते गया वो क्या हुआ? बैंड वैगन इफेक्ट, कि लोग ने देखा देखी किया कि भाई तू यूज़ कर रहा है तो मैं भी ट्राई करके देखूँ होता क्या है। इससे पता कुछ नहीं है बट होता क्या, हमको देखना है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है?
बैंड वैगन इफेक्ट का। तो बैंड वैगन इफेक्ट या डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट समझ गए आप लोग? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है। अगला है स्नोब इफेक्ट। देखो ये एग्जांपल शायद गलत है, ठीक है। स्नोब इफेक्ट क्या है? व्हेन द प्रोडक्ट बिकम कॉमन अमंग ऑल, सम पीपल स्टॉप इट्स कंजम्पशन, दिस रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव और डिफरेंट। देखो ये ठीक अपोजिट है, जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट है ना, इसके ठीक अपोजिट है। उसमें हम लोग क्या देखे थे? देखा देखी करके सब यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या है ना कि सब यूज़ कर रहे हैं तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, मेरे को अलग दिखना है। मतलब कि मारुति 800 जब गाड़ी आया था ना, तो लोग ने सब ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक रीजनेबल प्राइस में आया था उस टाइम। तो अभी जितना कार नहीं ना था, बहुत पहले का बता रहा हूँ, तो सब रीजनेबल प्राइस में खरीदना स्टार्ट कर दिया था। तो लोगों ने देखा देखी किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने बोला भाई ये तो सबके पास हो गया है, मैं अब कुछ अलग करूँगा, मेरे को एकदम एक्सक्लूसिव लगना है, मतलब एकदम अलग लगना है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्नोब इफेक्ट में, जब वो लोग देखते हैं कि सबके पास कुछ कॉमन हो गया ना, तो वो डिसाइड करते हैं नहीं भाई मैं अब ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं सबसे अलग रहूँगा, मैं कुछ और जाके खरीदूँगा। तो उन्होंने दूसरा गाड़ी खरीद लिया। मैंने यहाँ वन प्लस और आईफोन का एग्जाम्पल इसलिए दिया है, देखो ऑल्दो ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। वन प्लस का ना पहले फ़ोन 30-40 के नीचे नहीं आता था, अब ना 25-20 के अंदर आने लगा है। पहले जब ये 2017-16 में था ना, तो इसका 3T हमको याद है, उसका 35 के दाम था, वो सबसे लोएस्ट कॉस्ट का फ़ोन था, ठीक है। तो पहले कम प्राइस में नहीं आता था, तो लोग या तो आईफोन रखते या तो वन प्लस, की उनको अलग लगना था सबसे। कॉमन MI रेडमी ये तो सबके पास रहता है, तो उनको अलग लगने के लिए क्या करना था, वन प्लस खरीद लेते, क्योंकि वो आईफोन से तो सस्ता ही रहता। लेकिन अब क्या हुआ, आईफोन वन प्लस वालों ने सस्ता फ़ोन निकाल दिया, तो सबके हाथ में वन प्लस आ गया। तो जो वन प्लस यूज़ पहले से करते थे, उनके दिमाग में क्या है, भाई मेरे को तो एकदम अलग लगना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आईफोन खरीद लूँगा। तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बट ये एक्चुअल में एग्जाम्पल नहीं, मतलब ये रियल लाइफ में क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड नहीं आएगा आईफोन और वन प्लस का। बट आपको समझ में आ गया ना ये क्या कहना चाहता है, कि यहाँ पे क्या है कि हमको सबसे अलग लगना है, इसलिए मैं वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग यूज़ करूँगा। क्लियर है? यहाँ पे बैंड वैगन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट दोनों डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला है लास्ट, वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट, 3 इडियट्स मूवी देखे हो आप लोग? उसमें एक पर्सन याद है, प्राइस टैग, हाँ, हर चीज़ का प्राइस के बारे में बताते रहता था कि भाई मेरा जूता इतना का, मेरा घड़ी इतना का है। कुछ ये इसी तरह के लोग होते हैं। हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम बाय स्टेटस सीकिंग और रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर द कॉन्स्पिशियस कंजम्पशंस। मतलब ये क्या है ना, वेबलेन इफेक्ट कुछ ऐसा है कि लोग ये खरीदते हैं क्योंकि उनको क्या है, स्टेटस सीकिंग, क्योंकि उससे स्टेटस मिलेगा। लोग क्या लगता है, बहुत सारे लोग नॉर्मल चीज़ से भी तो काम चल जाता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हैं, ब्रांडेड सामान खरीदते हैं। क्यों? कि उनको अपना स्टेटस दिखाना है कि भाई मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, उनको दिखावा करना है। तो ये वेबलेन इफेक्ट का एग्जांपल है। जो बहुत ज़्यादा हाईली रिच क्लास पीपल होते हैं ना, जो स्टेटस सीकिंग के बहुत ये होते हैं, मतलब क्या बोले, बहुत लालची टाइप, कि मेरे को दिखाना है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, वो लोग इसका यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे अप्लाई होता है ये चीज़। जिनको रहता है कि भाई मेरे को बताना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, एक्सपेंसिव कार, ज्वेलरीज, ये सब क्या है, स्टेटस सीकिंग पीपल। लोग क्या लगता है, गाड़ी बहुत लोग फॉर्च्यूनर में भी घूमते हैं, बहुत लोग BMW भी लेते हैं, बहुत लोग मर्सिडीज़ भी लेते हैं। इंटेंशन क्या होता है, बहुत लोगों का इंटेंशन तो सबका सेम नहीं ना होता होगा। बहुत लोगों का इंटेंशन होता होगा कि भाई मेरे पास पैसा है, ये दिखाना है, इसलिए खरीद रहे हैं। तो ये लोग कौन है, स्टेटस सीकिंग पीपल है, ठीक है। तो ये कौन सा क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, वेबलेन इफेक्ट। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ पढ़े, क्या क्या? पहला बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, दूसरा स्नोब इफेक्ट, और तीसरा वेबलेन इफेक्ट, ठीक है। इसको एक बार बुक से भी देख लेते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर and change in them over a period of time. Goods which are modern or more in fashion command higher demand than goods which are old design or out of fashion. जो कि फैशन में रहता है उसका ज़्यादा डिमांड रहता है, और जो गुड्स पुराना हो जाता है उसका डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। कंज्यूमर में परसीव अ प्रोडक्ट एज ऑब्सोल्यूट एंड डिस्कार्ड इट बिफोर इट फुल्ली यूटिलाइज एंड देन प्रीफर अनदर गुड्स विच इज़ करेंटली इन फैशन। लोग क्या करते हैं कि भाई डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब यूज़ करना छोड़ देते हैं, ऑल्दो वो यूजेबल है, अभी ख़राब नहीं हुआ है, बट वो लोग यूज़ करना छोड़ देते हैं। जैसे स्मार्ट वॉच, हम लोग का पुराना घड़ी क्या हुआ, ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग स्मार्ट वॉच में शिफ्ट हो गए क्योंकि सबको यूज़ कर रहे थे। हम लोग का फैशन चेंज हो गया कि लोग ट्रेंड में आ गया कि अब सबको स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, तो हम भी स्मार्ट वॉच पहनेंगे, ठीक है।
For example, there is a greater demand of latest digital device and trendy clothes, and we find that more and more people are discarding these goods currently in use, even though they could have used it for the some more years. है ना एग्जाम्पल डिजिटल डिवाइस और ट्रेंडी क्लॉथ्स. ठीक है. अगला है एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन यूटिलिटी सच एज डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट एंड स्नो इफेक्ट डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट देखो, हाँ यहाँ पे हाईलाइट कर लो स्टामक. डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट कौन दिया था? जेम्स डूसबेरी. या प्रोनाउंसिएशन क्या है यार मेरा सही नहीं है. ये एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट कौन दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट करके रख लो जेम्स ड्यूसबेरी. ड्यूसेनबेरी क्या? एमसीक्यू बगल में लिख लेना. ठीक है ना वहाँ पे. बुक नहीं लाई है कांचा तुम? अच्छा तेरा आया नहीं अभी तक. चलो ठीक है. आगे क्या है? इन अदर वर्ड्स पीपल बाय और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी अदर पीपल आर एबल टू हैव देम. For example, individual demand for a cell phone may be affected by his seeing a new model of cell phone in his neighbors or friend house, either because he likes what he see or because he figure out that if his neighbor or friend can have it, so that he can too. है ना, कि उसने देखा कि मेरे दोस्त पास, या हम लोग के पास भी कभी कभी होता है कि दोस्त ने देखा कि दोस्त ने नया आईफोन लिया है, तो भाई उसने लिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ, मैं भी जाके देखा देखी ले लेता हूँ. ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? बैंडवैगन इफेक्ट का, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का. आप लोगों का जो पुराना ICSE का मैथ था ना, उसमें डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट को बेसिकली अलग अलग करके दिया होता है, क्योंकि उसमें स्लाइटली सा डिफरेंस था, बहुत माइन्यूट डिफरेंट था. ठीक है, डिफरेंसेस था, बट इसमें एक ही कर दिया है. देखो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट को, तो हम लोग को अलग अलग कुछ नहीं पढ़ना है, सेम पढ़ना है. ठीक है. यहाँ पे क्या देखो, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन विच पीपल डू द सेम वॉट अदर आर डूइंग. दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीव एंड थिंकिंग. वो लोग क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं क्या फ़ोन वोन है कुछ भी लेने के पहले? कुछ नहीं सोचते. वो देखते भाई वो ले रहा है तो मैं भी लूँगा. ठीक है. इट लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. इसकी वजह से क्या होता है, उस चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है. अब इसका एग्जांपल क्या है? व्हेन सम पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर मार्केट देन मैनी पीपल स्टार्ट द फॉलोइंग द सेम विदाउट कंसिडरिंग इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. अब क्या होता है, शेयर मार्केट में भी हम लोग देखते हैं ना कि दोस्त लोग ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब बोलते हैं. अगर मान लो आज आप ही सुनोगे कि TCS का कोई शेयर आ रहा है, मैं सपोजिंगली TCS के बारे में बता रहा हूँ, तो आप लोगों को देखोगे सबके मुंह से सुनोगे यार TCS का IPO आ रहा है, एक काम करते लेते हैं. तो जब आप 10 लोगों से ये बात सुन लोगे ना, तो आपके मन में भी दिमाग में चलेगा कि भाई सब ले रहे हैं तो मैं भी जाके लेता हूँ. एक ना एक बार तो चलेगा यार. आप अगर 10 लोगों से सुनोगे ना, तो आपके दिमाग में भी चलेगा कि अगर सब ले रहे हैं तो मैं भी जाके ले लेता हूँ. तो ये चीज़ क्या है, ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? बैंडवैगन इफेक्ट का, कि सबका देखा देखी हमको भी करने का मन करता है. ठीक है. स्नोब इफेक्ट क्या है? It is understood as the desire to possess a unique commodity having a prestigious value. It is quite opposite to bandwagon and demonstration effect. यहाँ पे क्या है कि हम लोग को यूनिक लगना है, सबसे अलग रखना है. ठीक है, जो लोग कर रहे हैं वो काम यहाँ पे नहीं करना है. ठीक है. It lead to decrease in demand for a particular. अच्छा, अब एग्जाम में पूछ सकता है आपका डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट या स्नोब इफेक्ट से, कि याद रखना कि डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, हमेशा डिमांड कोई भी चीज़ का इंक्रीज होता है, और स्नोब इफेक्ट में कोई भी चीज़ का डिमांड डिक्रीज होता है. तो एग्जाम में ये आ सकता है. ठीक है ना. दोनों को साथ में लिख के आपको पूछ देगा कि किस में इंक्रीज होता है और किस में डिक्रीज होता है, तो हम लोग को याद होना चाहिए. ठीक है. तो ये दोनों पॉइंट को भी एक बार स्टार्ट मार्क यहाँ पे करके रख लो MCQ के साथ, यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है. इसमें क्या, इफ मिस एक्स एंड मिस वाई आर रिच राइवल ऑफ each other and if in any party Miss X wear an expensive dress and on seeing it Miss Y who also having the same dress decided to reject the use of the same dress further, rather Miss Y will try to use even more expensive one. उन्होंने क्या किया, देखा देखी किया. उन्होंने देखा कि भाई उनके पास भी यही है, मेरे पास भी यही है, तो हम ये क्यों पहने, हमको तो अलग लगना है, तो हम वो चीज़ रिजेक्ट कर दिए. ठीक है. तो डिफरेंस समझ में आ गया स्नो इफेक्ट और डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का. बैंडवैगन इफेक्ट यहीं पे वही चीज़ दिया हुआ है. ठीक है ना. हम लोग का स्नोब इफेक्ट में क्या हो जाता है, कॉमन हर्ड मेंटालिटी आ जाता है. ठीक है. कॉमन हर्ड बेसिकली ये हुआ कि कॉमन हर्ड नहीं होना चाहिए, हम लोग को अलग लगना है. हम क्यों कॉमन लगे, अगर बेसिकली 4 जन सेम ड्रेस पहन रहे हैं तो कॉमन ही हो गया ना, तो वो मेंटालिटी नहीं होना चाहिए, हम लोग को अलग लगना है. ठीक है ना. डिजायर ऑफ अ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव, तो किसमें डिजायर ऑफ अ पीपल होता है टू बी एक्सक्लूसिव? स्नोब इफेक्ट में. ठीक है.
यहाँ पे वेवलेन इफेक्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो इसका भी हाईलाइट कर लो कि इसका साइंटिस्ट कौन था, थॉर्स्टेन वेवलेन, जो इनको दिया था। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, ये अभी तक पूछा नहीं है तो ये पूछ सकता है। देखो इसमें हम लोग 3 चीज़ पढ़े, बट इसमें 2 ही चीज़ का ऑथर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो बस जितना दिया हुआ है उतना ही याद रखना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पे दिया हुआ है नॉलेज रिगार्डिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर एज इट वुड हेल्प देम appropriately design new model of the product and service and plan production to suit the changing taste and need of the consumer। देखो अगर उनको पता होगा ना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे कैसे चेंज हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर लोग हैं, तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो इस तरीक़ा से वो मार्केट में हेल्प करता है कि अगर हम एक कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमको पता है कि मार्केट में क्या चीज़ का भी डिमांड है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं कोई भी चीज़ को सेल करना। तो बस इसी तरीक़ा से हम लोग को ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक प्रोडक्शन या एक मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है, ठीक है। अगला है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन मतलब पता है क्या होता है? क्या? उम्मीद, जो कि नहीं लगाना चाहिए किसी से स्पेशली अपने क्रश से तो एकदम नहीं, है ना। चलो देखो, हम लोगों को अगर पता चलेगा कि कोई भी चीज़ का दाम फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो हम लोग उसके साथ अभी क्या करेंगे? अभी फ्यूचर में उसका कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे उसको? अभी उसको, तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, क्या सही में बढ़ा या नहीं बढ़ा वो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग का एक्सपेक्टेशन की वजह से उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, है ना। यही हम लोग अगर एक्सपेक्ट करेंगे कोई भी चीज़ का फ्यूचर प्राइस घटने वाला है, तो फिर क्या होगा? उसका क्वांटिटी डिमांड घट जाएगा। जैसे कि याद है आपको, कोरोना में चीज़ों का कमी हो गया था बहुत सारा, तो हम लोगों को क्या लगा था कि मान लो आलू का अगर क्वांटिटी इतना जल्दी ज़्यादा बिकने लगा कि हम लोग को लगा कि इसका दाम फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो लोग होर्डिंग करने लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका दाम सॉरी उसका प्राइस तो नहीं बढ़ा था, उसका प्राइस उस टाइम बढ़ा था क्या? नहीं बढ़ा था। हम लोग को लगा था कि फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ? अभी बढ़ गया था। फिर से बताएं ये चीज़। देखो कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि हम लोग को लगा, आलू के बारे में बात कर रहे हैं, कि आलू का कमी हो सकता है या फिर उसका दाम फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो हम लोग ने क्या किया ना, हम लोग गए बाजार और बोले भैया एक काम कर, 2 किलो नहीं 10 किलो दे दे। क्यों हम लोग 10 किलो लिए? क्योंकि हम लोग को लगा कि आलू आज तो 20 रुपये है, बट हो सकता है ये आने वाले टाइम में 50 रुपये हो जाए। हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट किए कि ये फ्यूचर में 50 रुपये हो सकता है। उसकी वजह से अभी क्या हुआ, इसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया। अभी तो हम ज़्यादा खरीदे ना, दाम इसका बढ़ा था अभी नहीं, हम लोग को ऐसा लगा था कि बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से हम लोग डिमांड इसका कब बढ़ाएं? अभी बढ़ा दिए, ठीक है। अब अगला है इनकम। अगर हमको पता होगा कि भाई मेरा प्रमोशन होने वाला है, फ्यूचर में हम लोग का प्रमोशन होने वाला है या इनकम बढ़ने वाला है, तो उसकी वजह से अभी क्या होगा, इसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा मार्केट में कोई भी चीज़ का। हम लोग मानो आज तुम लोग सीए बन गए, ठीक है, तुम लोग का सैलरी इनिशियली 50 के ही किया, 50,000 मंथ किया, बट तुमको पता चला कि भाई मेरा नेक्स्ट मंथ है ना सैलरी 1 लाख कर देने वाला है, तो तुम लोग क्या करोगे? कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करने लगोगे, कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करने लगोगे। तुम लोग क्या सोचोगे, नेक्स्ट मंथ से तो मेरा सैलरी बढ़ने ही वाला है भाई, अभी हम और शॉपिंग करेंगे। तो जब और शॉपिंग करेंगे तो उसकी वजह से डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाला था, उसकी वजह से डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है। अब यही चीज़ अपोजिट क्या होगा, अगर मेरा इनकम हमको पता चला कि अभी 50 के है, भाई रिसेशन का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, हो सकता है सैलरी कट हो जाए 30%, तो हम क्या करेंगे? शॉपिंग अपना कम कर देंगे। कम सैलरी तो हम लोग का कम हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या लगा कि कम होने वाला है फ्यूचर में। फ्यूचर में हम लोग एक्सपेक्ट किए कि कोरोना आ जाने की वजह से हम लोग का सैलरी कट होगा, कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना डिमांड कम कर देंगे, हम लोग खर्चा कम करेंगे, तो उसकी वजह से डिमांड क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट है अवेलेबिलिटी। अब मान लो कोई भी चीज़ का अवेलेबिलिटी तुमको पता हो कि फ्यूचर में नहीं होने वाला है, जैसे हम आलू का ही एग्जांपल दिए, ठीक है। हम लोगों को अगर पता हो कि फ्यूचर में मान लो टमाटर, फ्यूचर में टमाटर का बहुत कम ही होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी उसके साथ, अभी उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मान लो जैसे कोई भी चीज़ का अवेलेबिलिटी कम होने वाला है, ठीक है, तो अभी उसका डिमांड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर यही पता है कि अगर हम लोगों को पता चला कि भाई टमाटर का बहुत खेती हुआ है, बहुत खेती हुआ है, तो मार्केट में बाद में आएगा सस्ता में मिलेगा, तो अभी क्या होगा, उस डिमांड अभी घट जाएगा उसका। अगर हमको पता चलेगा फ्यूचर में उसका अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो अभी उसका डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्राइस भी हम लोग को कम लगेगा ना। अगर टमाटर का खेती बहुत ज़्यादा हुआ है मतलब कि फ्यूचर में उसका दाम कमेगा ही, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं भाई अभी नहीं लेते हैं, जब फ्यूचर में इसका दाम कम जाएगा तब लेंगे, तो अभी डिमांड क्या होगा उसका, घट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? एक और बार समझाएं इसको पूरा को, ठीक। हाँ बोल ना। हाँ। और हम नहीं करना चाहते, मान लीजिए मोनोपोली, ठीक है, हम उसको सप्लाई करना ही नहीं चाहते और उसको इसलिए नहीं सप्लाई कर रहे कि उसका बाद में जाकर प्राइस बढ़े, तो वो कौन से इफेक्ट में आएगा, वो कौन से इफेक्ट में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा बाबू, तुम उसका सप्लाई के बारे में तुम बात कर रही हो। देखो हमको तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा, हाँ, तो वैसा रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, प्राइस समझा नहीं पा रहे, हम सप्लायर हैं और मेरे पास वो सामान है, ठीक, हम उसको मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा, तो हम उसको मार्केट, हम लोग यहाँ पे पहले चीज़ डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ का अभी देखने का टाइम है यहाँ पे कि डिमांड प्रोस्पेक्टिव से देखो। अगर तुम यहाँ सप्लायर प्रोस्पेक्टिव से देखोगी ना तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तुम जब ये सप्लायर चैप्टर पढ़ोगी तब तुम ये क्वेश्चन में से पूछना, तब हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हारा क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि तुम एज ए सप्लायर तुम सोचोगे कि हमको कोई मार्केट में कोई चीज़ सेल नहीं करना है, जब मार्केट में वो चीज़ का कमी हो जाएगा तब हमको सेल करना है, यही चीज़ ना तुम पूछी हो, तो उससे इसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम एक सिंपल सा चीज़ बता रहे हैं कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कैसे डिमांड चेंज होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे क्या चीज़ चेंज होता है, डिमांड कैसे चेंज होता है। सप्लाई के बारे में बात नहीं हुआ है, नहीं आया है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कोई भी चीज़ का डिमांड कैसे चेंज होता है, ये चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सप्लाई के बारे में नहीं पढ़ रहे, वो आगे पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में क्या इंपैक्ट आ रहा है, इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, एक्सपेक्टेड है तो फिर क्या चेंज आ रहा है, और कोई भी चीज़ का अवेलेबिलिटी में चेंज आने की वजह से क्या उसका डिमांड में इंपैक्ट आ रहा है। ये समझ में आया है कि डाउट है? अभी डाउट है तो बोल, फिर से हम बता देंगे। इस चीज़ को एक बार अपने कॉपी में साइड में कहीं पे लिख लो, ठीक है। ठीक से बना हुआ नहीं है बट तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना। यहाँ एक्सपेक्टेशन है, इफेक्ट ऑन करंट क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। हाँ बोल ना। नहीं देख, हम क्या बोले कि बेसिक चीज़ के बारे में बात नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, तुम बेसिक नेसेसिटीज़ को रखोगी ना। उसके लिए एक बात बताओ, अगर हमको पता चला कि आज मेरा सैलरी 50,000 है, नेक्स्ट मंथ 20,000 होने वाला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपना खर्चा कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि अगर हम खर्चा ज़्यादा करेंगे ना तो फ्यूचर में मेरे पास पैसा नहीं बचेगा कि हम और चीज़ खरीद पाए। मान लो आज 50 के था मेरे पास अब वो, तो हमको कपड़ा खरीदना था, हम सोचे कि भाई मेरे को अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा ऑर्डर करेंगे, लेकिन मेरे को तुरंत मैसेज आया कि सर आपका सैलरी नेक्स्ट मंथ से 50% कट होने वाला है, तो हम क्या कपड़ा खरीदेंगे उस टाइम? तो उसके से डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्वांटिटी डिमांड में एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाई, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पता है ना क्यों, कैसे बताए थे? कल एक एग्जांपल दिए थे, याद है सबको, कि अगर हम 5 को क्या बनाने का स्टार्ट किया था, गाड़ी ईवी व्हीकल्स, कि हम 5 को सोचे थे बनाएंगे, बट मेरा सप्लाई एक्चुअल में कितना हुआ, 3 ही हुआ था एग्जैक्टली। तो क्वांटिटी डिमांड कितना था, 5, बट सप्लाई कितना हुआ,
3, तो क्वांटिटी डिमांड में एक्सीड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अदर फैक्टर्स के बारे में। अदर फैक्टर्स में सबसे पहले आता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली द लार्ज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रीजन लार्जर वुड बी द नंबर ऑफ बायर एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट वुड बी हायर एट एवरी प्राइस, द अपोजिट इन द केस ऑफ व्हेन पॉपुलेशन इज लेस। अब एक सिंपल सा बात बताओ, हम लोग का ये इंडिया है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है, ठीक है, दोनों का पॉपुलेशन में डिफरेंस है। हम लोग का 140 बिलियन, ठीक है, और पाकिस्तान का हम लोग एज्यूम करते हैं 2 बिलियन, 20 बिलियन, ठीक है, 20 बिलियन लोग हैं। तो कौन सा कंट्री में डिमांड ज़्यादा होगा? इंडिया, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मान लो यही पाकिस्तान और श्रीलंका में कंपेयर करते हैं, ठीक है, जहाँ का पॉपुलेशन है अज्यूम किए 10 बिलियन, तो या इस दोनों में कहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा? पाकिस्तान में। तो हम लोग क्या देखें कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहता है, और श्रीलंका में पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे डिमांड कम होगा। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड इम्पैक्ट होता है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड इम्पैक्ट होता है, रिलेटिव कमोडिटी की वजह से डिमांड इम्पैक्ट होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से डिमांड होता है, डिमांड इम्पैक्ट होता है। और यहाँ पे क्या देखिए, पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब अगला है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो बहुत सा ऐसा कंट्री है ना, जापान में ना लोग मोस्टली 60 या 65 ईयर्स के हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हेल्थ केयर का चीज़ जो है ना ज़्यादा बिकेगा, वहाँ पे उसका डिमांड ज़्यादा होगा। यही अगर हम लोग मान के चलो इंडिया में ही जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन, ठीक है, या फिर यूथ की जगह बच्चे लोग भी बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, जो चिल्ड्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा? टॉफ़ी, टॉयज़, ये सब का डिमांड ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या देखें, कैटेगरी ऑफ पीपल की वजह से, मान लो अगर यूथ ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या चीज़ का, एजुकेशन का डिमांड ज़्यादा हो सकता है। अगर बच्चे लोग ज़्यादा है उसकी वजह से टॉफ़ी या चॉकलेट का डिमांड ज़्यादा होगा। और अगर बूढ़े लोग ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा? हेल्थ केयर सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। इफ़ लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल बिलोंग्स टू old age group relative to younger age group, there will increase demand for generic care services, spectacles, walking sticks का डिमांड भी ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है, ठीक है। एंड लेस डिमांड फॉर चिल्ड्रेन बुक्स, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जापान में क्या है, लोग बूढ़े लोग ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली इफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मोर ऑफ द चिल्ड्रेन, डिमांड फॉर टॉय, बेबी फूड, टॉफी ईटीसी विल बी मोर। तो हम लोग क्या देखें, जिस तरीका से एज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसी तरीका से उसका डिमांड भी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर बच्चे लोग कोई जगह में ज़्यादा है तो वहाँ पे टॉयज़ का ज़्यादा बिक्री होगा, और कोई जगह पे बूढ़े लोग ज़्यादा है तो वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा होगा। सिर्फ कंट्री क्यों, हम लोग घर पे भी देख सकते हैं। अगर किसी घर में ओल्ड एज ज़्यादा है, मतलब लोग बूढ़े लोग ज़्यादा है, मम्मी पापा दादा दादी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, तो वहाँ उस घर में क्या ज़्यादा जाता होगा? जो ओल्ड एज सर्विसेज का सामान है वही ज़्यादा जाता होगा ना। यही कोई फैमिली में देखते हैं बच्चे लोग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या ज़्यादा बिकता होगा, ज़्यादा क्या आता होगा, और उस घर में क्या ज़्यादा डिमांड होता होगा? टॉफ़ी, चॉकलेट, वो सब चीज़ ज़्यादा रहते होंगे, है ना। तो हम लोग क्या देखें, जिस तरीका का कैटेगरी में पॉपुलेशन है उस तरीका का डिमांड वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चलो पहले ये देखते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट रेट। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़, देखो हम लोग का एक तो जो सैलरी होता है वो लिमिटेड ही होता होगा ना। मान लो किसी का 50 के सैलरी है और उसका साल भर में 6 लाख का टोटल इनकम हो रहा है, ठीक है। तो क्या वो कार खरीदना चाहे तो कार खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। कटा के उसके पास 1-2 लाख रुपए ही सेविंग बचता होगा ना, नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर उसको लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या वो कार खरीदेगा? तो लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होने की वजह से डिमांड बढ़ेगा, और अगर लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होगा तो डिमांड घटेगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट रेट।
अगर मान लो कोई चीज़ का इंटरेस्ट रेट कम है, हम अगर इंटरेस्ट लेने गए और उसको हमको कम इंटरेस्ट रेट में बोला तो हम ज़्यादा पैसा उठाएंगे मार्केट से। हम सोचे भाई हमको 2 लाख 10 लाख रुपए चाहिए, हमको बोला भैया हम आपको 2% में दे देंगे। 2% मतलब सिर्फ हमको कितना देना है, 20,000 रुपये, साल का सिर्फ 20,000 रुपये देना है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई दे दे, जितना पैसा देगा दे दे। और मेरे पास पैसा आएगा तो मार्केट में क्या होगा, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा, हम चीज़ जाके खरीदेंगे, मेरे पास पैसा है तो हम चीज़ खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो डिमांड बढ़ेगा। और यही अगर इंटरेस्ट रेट हम गए बोले 10 लाख रुपए हमको लोन दे, वो बोला भैया 12% लगेगा, 12% मतलब 1,20,000। हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मेरे को मत दे, तू अपने पास अपना पैसा रख ले। तो उस वक्त डिमांड क्या होगा, उस वक्त डिमांड घटेगा, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट क्या है, महंगा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो हम लोग क्या देखें, अगर लोन फैसिलिटीज ईजिली अवेलेबल होता है तो डिमांड बढ़ता है, और अगर यही ईजिली अवेलेबल नहीं होता है तो डिमांड घटता है। और यही अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है तो डिमांड घटता है, और इंटरेस्ट रेट अगर कम रहता है तो डिमांड बढ़ता है। तो समझ गए हम लोग डिमांड कैसे इंपैक्ट होता है क्रेडिट फैसिलिटीज से और इंटरेस्ट रेट से। लास्ट यहाँ पे एक अलग है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज इंड्यूसेस पीपल टू परचेज मोर देन व्हाट देयर करेंट इनकम परमिट देम। मतलब करेंट इनकम क्या परमिट कर रहा था, उनको नहीं कर रहा था, बट अगर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया तो उनको परमिट किया। क्रेडिट फैसिलिटीज मोस्टली डिटरमाइन द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ड्यूरेबल गुड्स विच आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड बल्क पेमेंट एट अ टाइम ऑफ परचेज। जैसे कि हम कार का एग्जांपल दिए, क्योंकि अगर उनको कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी चीज़ खरीदना है तो उनको बल्क अमाउंट में पैसा चाहिए, जो कैसे ले पाएंगे, वो लोन क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, अनटिल और अनलेस क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा तब तक वो खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकरेज पीपल टू बोरो एंड देयरफॉर डिमांड विल बी मोर, और वाइस से वर्सा, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। देखो क्या है ना, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है ना उसकी वजह से भी हम लोग का डिमांड इम्पैक्ट होता है। 2 तरह का गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, एक होता है टैक्स, एक होता है सब्सिडी, ठीक है। देखो, इफ टैक्स ऑन गुड्स इंक्रीजेज देन देर इज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स। अब हमको कोई भी चीज़ गवर्नमेंट बोलेगा ना कि मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया 100 रुपये का, 100 रुपये का ऑलरेडी ये पेन था और इसमें गवर्नमेंट लगा दिया 100 रुपये का टैक्स, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट के टैक्स लगा देने की वजह से इसका डिमांड इम्पैक्ट हुआ, गवर्नमेंट के टैक्स लगा देने की वजह से इसका डिमांड घट गया। यही अगर गवर्नमेंट इस पर टैक्स हटा देता या कम कर देता तो इसका डिमांड क्या होता। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी था ना जो इसका डिमांड इम्पैक्ट किया, ठीक है। यही देखो यहाँ पे डीजल कार है, डीजल कार पे क्या किया गवर्नमेंट, टैक्स लगा दिया। जब उसका टैक्स लगा दिया तो डीजल कार क्या है ना, बहुत पॉल्यूशन करता है। पेट्रोल कार और डीजल कार आप लोग दोनों यूज़ करते होगे ना, सुने होगे ना, पेट्रोल है डीजल है, तो डीजल ना ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, तो गवर्नमेंट क्या किया ना उस पर टैक्स लगा दिया कि वो फिर महंगा हो गया। डीजल कार क्या हो गया, जब कोई चीज़ महंगा होगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसका डिमांड क्या हुआ, मार्केट में कम गया, ठीक है। अब अगर डीजल कार खरीदोगे ना और पेट्रोल कार सेम मॉडल का, जैसे स्विफ्ट है, अब उसको खरीदने जाओगे बोलोगे मेरे को डीजल भी कार पूछोगे और पेट्रोल दोनों तरह का आएगा। अगर आप डीजल बोलोगे ना तो उसका 1 या 1.5 लाख रुपए दाम ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा के रखा है, ठीक है। यही पेट्रोल कार का दाम कम होगा क्योंकि गवर्नमेंट उसमें कम टैक्स लगा के रखा है, क्लियर है। अब सब्सिडीज क्या, सब्सिडी डिक्रीजेज द प्राइस एंड इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड। देखो हम लोग टैक्स क्या देखें, टैक्स क्या करता है, टैक्स जब लगता है तो क्वांटिटी डिमांड घट जाता है, और सब्सिडीज जब मिलता है ना तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या है ना, गवर्नमेंट का बहुत जगह पॉलिसी आया हुआ है या आया हुआ था भी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं ना तो गवर्नमेंट हम लोग को सब्सिडी प्रोवाइड करता। मतलब कि अगर कोई हम लोग कार खरीदे, मान लो उसका 15 लाख रुपीज़ प्राइस है, तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है भाई तू 15 लाख रुपया दे दे एक बार, मैं ना तेरे को 2 लाख का सब्सिडी प्रोवाइड करूंगा। क्या सब्सिडी, मैं ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा बाद में सब्सिडी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही हम लोग को सब्सिडी मिलने हुआ तो हम लोग देखेंगे कि हम गए गाड़ी खरीदने, हम सोचे कि पेट्रोल कार खरीदेंगे, दोनों का दाम 15-15 लाख पड़ रहा था, फिर हमको पता चला कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे ना तो मेरा 2 लाख रुपये कम पड़ेगा। कैसे, गवर्नमेंट मेरे को सब्सिडी दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। तो जैसे ही सब्सिडी गवर्नमेंट कोई चीज़ पे देता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन कैसे हम लोग का डिमांड को इम्पैक्ट करता है, क्लियर है ये पॉइंट भी, ठीक है।
अब एक है लास्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है। देखो नेशनल इनकम बेसिकली क्या, अच्छा आप लोग पढ़े हो तो इसको नेशनल इनकम में इसको बोलते हैं एनपी एट एफसी, याद है किसी को? इसको बोलते हैं एनपी एट एफसी, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है? पूरे साल में जितने भी सिटीजन हैं इंडिया में उनका टोटल इनकम को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल इनकम। अब एक बात बताओ, किसी देश का नेशनल इनकम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। और किसी देश का नेशनल इनकम कम होगा तो उसका डिमांड कम होगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इंडिया का नेशनल इनकम क्या है? ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिमांड क्या होगा? ज़्यादा। यही अगर यहाँ पे श्रीलंका है तो उसका नेशनल इनकम कम है तो वहाँ का डिमांड क्या होगा? कम होगा। इसमें एक और चीज़ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेशनल इनकम? नहीं है, ठीक है। अगर नेशनल इनकम कहीं पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो वहाँ पे डिमांड कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा। लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोल के होता है, जो स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है ना, हम लोग सुनेंगे वहाँ पे ना बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है, हेल्थ का, एजुकेशन का, क्या है ना वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेशनल इनकम जो है ना वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सबके पास इक्वल पैसा। जैसे इंडिया में क्या हम लोग बोलते हैं कि 1% लोगों के पास 80% ऑफ मनी है, जितना भी करेंसी है, बोलते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली बता रहे 80-90 जितना भी हो। लेकिन वहाँ पे क्या है ना, सब लोगों के पास पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब सब लोगों के पास इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका मतलब क्या है? हर किसी के पास परचेजिंग पावर है। जब हर किसी के पास परचेजिंग पावर होगा तो हर कोई डिमांड करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगा। वहाँ पे जहाँ नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ पे क्या था? अनइक्वली था, ठीक है। और जहाँ पे इक्वली होगा वहाँ पे क्या होगा? नेशनल इनकम इक्वली होगा तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा। जैसे इंडिया में क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा है और अमीर लोग कम है। मतलब कि जो ज़्यादा पैसा है वो सिर्फ अमीर लोगों के पास ही पड़ा हुआ है, गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। तो इसकी वजह से डिमांड उतना हो पाता है क्या मार्केट में जितना होना चाहिए? नहीं हो पाता है। लेकिन यही स्कैंडिनेवियन कंट्री को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा रहता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो बुक में देखते हैं वाला पॉइंट पे। The level of national income is crucial determinant of market demand. Higher the national income, higher will the demand for normal goods and services. जब ज़्यादा नेशनल इनकम रहेगा तो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड भी ज़्यादा रहेगा. The wealth of the country may be unevenly distributed so that there are few very rich people while the majority is very poor. Under such condition, the propensity to consume of a country will relatively less. मतलब वो लोगों का परचेजिंग पावर क्या रहेगा? कम रहेगा. क्या बोला? जहाँ पे कंट्री में भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ का नेशनल इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो वहाँ पे परचेजिंग पावर भी मतलब कम है. अब परचेजिंग पावर कम है तो डिमांड भी कम रहेगा. ठीक है. अंडर सच कंडीशन द propensity to consume of a country will be relatively less because the propensity to consume of rich people is less than that of poor people. Consequently, the demand for consumer good will be comparatively less. If the distribution of income is more equal, the propensity to consume of the country as a whole will be relatively high, indicating higher demand for a good. Point clear है यहाँ पे? क्या हुआ? जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तब डिमांड भी उस कंट्री का हाई रहेगा, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो वहाँ का डिमांड भी कम रहेगा और लो रहेगा. क्लियर है? यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर है? Desire and ability to pay and willingness to pay. Desire, ability to pay and willingness to pay, and none of the above. C. ठीक है. अगला है all of the following are determinants of demand except taste and preferences है. इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी है. क्या क्वांटिटी सप्लाइड है? नहीं. बी होगा इसका. ठीक है. बाय डिमांड वी मीन वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. ये भी पढ़े थे. क्या इसका डेफिनेशन में था? वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, समथिंग विच अ कंज्यूमर वुड बाय एट वेरियस प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ
टाइम। तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए क्या है? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ नो रिलेशन विद डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? सब बोलो। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ नो रिलेशनशिप विद द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। क्या प्राइस और डिमांड में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है? तो ये तो गलत है, फॉल्स है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है क्या? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप तो नहीं होता है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ नेगेटिव रिलेशनशिप विद द डिमांड ऑफ कमोडिटी। क्या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है? तो ये ट्रू है। बट हम लोग डी नंबर भी देखेंगे, सेट्रिस पैरेबस। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल द डिमांड फॉर द कमोडिटी वुड ऑल्सो फॉल। क्या ऐसा है? नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। 5 नंबर डैश रिफर टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। देखो यहाँ पे क्या है ना, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट को अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। ये पहले का क्वेश्चन है क्योंकि, बट ये दोनों सेम होता है, तो ए और सी दोनों ही इसका आंसर होगा। और एक रियलिटी बताते हैं, आप लोग जब स्कैनर सॉल्व करोगे ना तो ऐसा बहुत सा चीज़ आएगा कि आप लोगों को पता होगा दोनों आंसर सेम है। उसमें ना क्वेश्चन में बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे डिफरेंट टू बी डिफरेंट टू डिसएसोसिएट देमसेल्फ फ्रॉम द कॉमन हर्ड। ये तो सही हमको लग रहा है, सही है ना। अगला क्या है? स्नोब इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो ये फॉल्स है कि ट्रू है? ये फॉल्स है, तो इसका क्या होगा? सी। 7 नंबर इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स क्या होगा? लग्जरी गुड्स में क्या होता है? एक सी, डिमांड राइजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम एंड कीप प्राइसिंग एट द इनकम इंक्रीजेस। तो इसका होगा सी, ठीक है। ए बी और डी गलत है। पढ़ लिए सब कोई ऑप्शंस ना, किसको भी एक्सप्लेन करना है? बढ़े आगे, ठीक है। 8 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट? टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ में बार होगा? सब्सटीट्यूट। सी क्या है? पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री है। 9 नंबर if as the people income increases the quantity demand for a goods decreases, the goods is called inferior goods। हम लोग का इनकम जैसे जैसे बढ़ता है उसका क्वांटिटी डिमांड घट जाता है, तो ऐसा कौन सा केस में होता है? इंफीरियर गुड्स में। सब्सटीट्यूट गुड्स, नॉर्मल गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये तीनों में नहीं होता है, ठीक है। 10 नंबर in case of essential consumer goods, if the income of the consumer increases, then increase in income leads to higher demand, but this increase will be less than proportionate to the increase in income। तो इसका क्या होगा? ए ही होगा, ठीक है। बी में क्या बोला? इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू लोअर डिमांड। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। बट दिस डिक्रीज विल बी लेस देन प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन इनकम। ये तो नहीं होगा। इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू नो चेंज इन डिमांड, ऐसा तो होता ही नहीं है भाई। हम लोग जहाँ पे भी क्या देखें, इनकम बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चेंज हर जगह आ ही रहा है। डी नंबर क्या? इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू हायर डिमांड, बट दिस इंक्रीज विल बी मोर देन द प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। क्या ये है? नहीं, वो लेस देन रहता है, मोर देन नहीं होता। मतलब जितना इनकम में इंक्रीज हो रहा है उससे कम चेंज हम लोग का क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड में होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ए होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?